my question, how can we deal with an unethical person in the industry? उसका दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि एथिकल लोगों को साथ में करिए, दूसरा ये है कि आप अपना व्यवहार करते रहिए, आप एथिकल रहिए, अल्टीमेटली आप जीतेंगे। टेम्परेरीली आपको नुकसान हो सकता है। आसपास के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग गलत कर देते हैं, बट उनको इस चीज से फर्क भी नहीं पड़ता और वो लोग खुश भी रहते हैं। जो सोचने वाला है, में आज का यूथ स्मार्ट वर्क करता है, बट वो स्मार्ट वर्क में, उस रैट रेस में हम समझ नहीं पाते व्हाट इज अनएथिकल एंड व्हाट इज एथिकल। आपको एक ही से पूछना है प्रश्न कि जो मैं कर रही हूँ क्या ये सबके हित में है या केवल मेरे हित में है? इतना प्रश्न पूछ लीजिए, आपसे अनएथिकल काम होगा ही नहीं। You are all going to graduate from here, from this premier institute, under your director, Mr. Srivastav, and his faculty members. When you enter the profession, you will be faced with a lot of questions in life. केवल यहाँ से डिग्री लेने से अपना प्रोफेशन में जो कुछ सीखना है, सीखने के बाद ही एक्चुअल में रियल लाइफ में स्ट्रगल शुरू होगी। आपने क्या विजुअलाइज किया कि आपके साथ क्या ऐसी सिचुएशन क्या बन सकती है जिसका आपको समाधान करना पड़ेगा या समाधान ढूंढना पड़ेगा? आई हैव अ डाउट कि जो मैंने सोचा है अगर वो नहीं हो पाएगा तो क्या करूँगा? क्या सोचा है आपने? Whatever the plans for my future is कि I will start a business and my family is helping me. Everything is there all planned in a certain way. But if something happens wrong, किसी वजह से नहीं हो पाया, तो what will be my plan B? That is the doubt कुछ I have. प्लान भी सोचा आपने? No sir. सब कोई एज अ डिज़ाइनर बस नहीं काम कर सकता है। देयर आर अदर प्रोफेशन, जैसे एक स्टाइलिस्ट, तो हम अगर वो फोकस करते हैं तो विल वी बी एबल टू अचीव इट सक्सेसफुली। बहुत डर लगता है कि हम वहाँ पे पहुँच के अगर फिर भी सक्सेसफुल नहीं हुए तो क्या होगा हमारे साथ। आई एम जस्ट इन सेकेंड ईयर राइट नाउ और मेरे सीनियर्स दे आर वेरी वरिड कि आगे क्या होगा। बट वाई वी आर वरिड? इसमें चिंता करने वाली क्या बात है कि हम ये सोचें कि ओ माय गॉड इंडस्ट्री में क्या होगा। बट हम पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्री में हमें जाके बताया होगा, हमारे टीचर्स ने हमें बताया होगा। मतलब वाई वी नीड टू वरी अबाउट इट? कोई मरने वाली बात तो है नहीं जो हम वरी करें। रियल लाइफ में समस्याएं आती हैं, मैं नहीं कहता कि आप उसका हल नहीं ढूंढ पाएंगे, बिल्कुल हल ढूंढ भी सकेंगे, उसका मुकाबला भी कर सकेंगे। लेकिन जैसे पहले आपने कहा कि वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द पॉलिटिक्स ऑफ द रियल वर्ल्ड, पर एक बात तो ज़रूर आप मानते होंगे कि फैशन वर्ल्ड में फैशन टेक्नोलॉजीज जो आप सीख रहे हैं, डिफरेंट स्ट्रीम्स, उनका स्कोप आज बहुत बढ़ गया है। आज से 10 साल पहले, शायद 15 साल पहले, 20 साल पहले इतना नहीं था, लेकिन आज ज़रूर बहुत बढ़ गया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली। लेकिन साथ में कई समस्याएं इस प्रकार की भी आएंगी, अच्छी भी आएंगी, बुरी भी आएंगी। तो आज का सब्जेक्ट हमने इसलिए चुना आपके लिए कि एथिकल act in the profession, does it help? Do you succeed with ethical behavior? Or sometime you may think, why should I be ethical? My aim is to earn money. जैसे भी पैसा कमाएं, पैसा कमाना है, उसके लिए कुछ भी ठीक हो गलत हो उसकी चिंता नहीं करनी, ऐसा मन में आता होगा ना। एथिकल रहने में आपको लाभ भी हो सकता है, कभी आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे लाभ नहीं होगा, दोनों बातें हो सकती।
और एथिक्स के मायने क्या? सबसे पहले तो कई बार बात जब हम करते हैं तो एथिक्स के मायने क्या? So, profession is a race, and in a race we choose two ways. Either we step on that person and go forward, or we just go forward leaving that person behind without stepping on that. And without stepping on that person or वैसे आगे बढ़ना would be ethically going front. Very good, very good. मैं देखता हूँ कई बार जिंदगी में कई लोग होते हैं कि अपना जूनियर ने किसी ने कुछ प्रपोजल बनाया और सीनियर जो है किसी भी तरीके से उसकी बात को अपनी नाम लिख के उसके ऊपर प्रेजेंट करते मैनेजमेंट को कि साहब मैंने ये सोच के बनाया. दैट्स ए अनएथिकल थिंग. जबकि कई बार शुरू में लगता था कि एथिक्स मीन्स कि यार झूठ नहीं बोलना, किसी का मतलब ब्राइब लेना नहीं या ब्राइब देना नहीं, यही तक एथिक्स रुक जाती थी. लेकिन एथिक के बड़े गंभीर काफी लंबे चौड़े मायने हैं और उसका सक्सेस से क्या संबंध है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे. Any questions so far? There's a lot of competition these days. So how do we stand out of the crowd? How we become different from others? Like what should we do, or how should we put our energy into something so that we are able to be different from others? देखिए, very good question. First of all, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ, जो आपको सिखाया जा रहा है, उसको पूरी ईमानदारी से सीखिए, समझिए. केवल इसलिए मत सीखिए और समझिए कि आपको ये कर लेंगे तो नौकरी मिल जाएगी, कहीं पे काम मिल जाएगा, इस वजह से मुझे यहाँ पे पढ़ना है. उसकी अगर चिंता करते रहेंगे तो आपको जो चीज़ जिस ढंग से समझ में आनी चाहिए, जिस तरीके से आपके सिस्टम में वो चीज़ जानी चाहिए, वो नहीं जाएगी. ऊपरी सतह पर रह के चली जाएगी वो, क्योंकि आप सोचते चलो इसमें हमेशा आपके मन में रहता है कि मुझे तो इससे पैसा कमाना है, तो आप रैट रेस में लगे हुए हैं. आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप सीख नहीं रहे हैं, आप ज्ञान नहीं ले रहे हैं. आप उसको ज्ञान को केवल एक पैसा कमाने का, जीविका कमाने का माध्यम बना रहे हैं. वो करेंगे तो आपको जितना सीखना चाहिए, जिस क्वालिटी की शिक्षा आपको मिलनी चाहिए, वो आपके अंदर आएगी नहीं. वो क्यों नहीं आए? क्योंकि देखिए, ये साइकेट्रिस्ट ने, डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने, सबने माना है कि हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे सबके अंदर अपने अपने फिल्टर लगे हुए माइंड में. एक ही बात, सच्चाई क्योंकि एक ही होती है, लेकिन फिर भी हम सबको उस सच्चाई के मायने अलग अलग समझ में आते हैं, क्योंकि वी एवरीथिंग वी लुक एट विद आवर ओन फिल्टर्स इन आवर लाइफ्स. तो ये बड़ी बात है. और जैसे आप ये करेंगे उससे अब ठीक से सीख के जाएंगे और फिर लाइफ में एथिकल बिहेवियर से काम करेंगे तो सक्सेस आपके कदम चूमेगी. कोई भी व्यक्ति अनएथिकल होके ज्यादा लंबा नहीं चल सकता. ये मेरा जिंदगी का तजुर्बा है. So I have a question that as we joined the company initially, we are very much excited to work efficiently in the company without doing any wrong thing. But as we move on, there comes a time that we call hard times. In that hard time, there is a slight, very transparent line of moving to the unethical part and to the ethical part. How can we prevent ourselves from moving to the unethical part? ये तो आपको याद रखने की बात रहेगी. और जैसा मैं आगे कहूँगा, दिस एथिक्स एंड अनएथिकल बिहेवियर स्प्रिंग्स फ्रॉम यू विद इन. मेरे कहने से, समझाने से या किसी और के कहने समझाने से तो नहीं होगा. एक केवल मैं आपको सामने रखूँगा कि एथिकल बिहेवियर का मायना क्या, रियल मायने क्या. केवल झूठ बोलना, केवल किसी के ऊपर स्टेप करके आगे चले जाना, वही एक मायना नहीं है. I want to present to you something and let us debate अगर if you agree with that or you don't agree with that. मुझे जो पहला मायने समझ में आया, to provide fair value for the wage of the employer who is paying you.
पहले सबसे पहली तो चीज़ ये है कि भाई मैं इतना वर्थ हूं कि नहीं जो मुझे पे किया जा रहा है। और आपके केस में एम्प्लॉयर नॉट नेसेसरी कि आप किसी काम में कंपनी में नौकरी करेंगे। योर एम्प्लॉयर कैन बी समबडी जिसके लिए आप फैशन डिजाइनिंग कर रहे हैं, क्लाइंट कोई है जिसका आप कुछ कर रहे हैं। एंड दूसरा उसने कहा कि इनहेरेंट एबिलिटी टू वर्क टू स्ट्रेंथन द कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सर, सबकी एथिक्स की वैल्यू क्या डिफरेंट नहीं होती है? अगर मेरे एथिक्स कुछ बोलते हैं तो मे बी यहाँ पे जो थर्ड पर्सन बैठा हुआ है उसके एथिक्स कुछ और बोलते हो। इजी रास्ता कभी एथिकल होता ही नहीं। आप कोई भी चीज देख लीजिए, जो चीज पहले टेस्टी, सुंदर, अच्छी लगती है उसका अल्टीमेट रिजल्ट खराब मिलता है, और शुरू में जो चीज खराब लगती है उसका रिजल्ट अच्छा होता है। आपके पेरेंट्स कहते हैं नहीं बेटा पढ़ो लिखो, ये करो वो करो, बड़ी चीज, पापा क्या, आप सोने भी नहीं देते ठीक तरह से, उठा देते हो कि पढ़ाई करो, बुरा लगता है। लेकिन बाद में याद आता है कि यार अच्छा किया उन्होंने मेरे साथ। आप खूब अच्छा खाना खाना शुरू कर दिए, घी से तला हुआ सना हुआ खाना बड़ा स्वादिष्ट लगेगा, मसाले वाला खाना भी स्वादिष्ट लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली एक दिन ये हो जाएंगे तो देखेंगे यार अब क्या करें, शादी कैसे करें बड़ी मोटी हो गई मैं तो हर ठीक नहीं होता 99.9%. So my question, how can we deal with the unethical person in the industry? आप अगर अपना उसका दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि एथिकल लोगों को साथ में करिए। अगर आपके संपर्क में कोई ऐसा समस्या आ गई कि वो तुम्हारा बॉस मान लीजिए है जो अनएथिकल है, और उसके नीचे आप 6 लोग काम कर रहे हो, 6 को इकट्ठा करिए, भाई ये तो है, चलो चल के इकट्ठे होके उसको समझाते हैं। एक तो ये रास्ता हुआ। दूसरा ये है कि आप अपना व्यवहार करते रहिए, आप एथिकल रहिए, अल्टीमेटली आप जीतेंगे। टेम्परेरीली आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन कठिन रास्ता है। सच्चाई पे चलना कठिनाई तो है, ये तो मान के चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मजबूत हैं, जैसे उसने लड़की ने कहा कि भाई आप सोचते ही क्यों हो कि आप फेल हो गए, जहां ये बात सोच ली तो सक्सेस आएगी आएगी आपको। आज मैं 2 बातें इसमें ध्यान आती है मुझे, एक तो ज़रा मजाक की बात है, दूसरी थोड़ी सीरियस है। मजाक की बात में तो ये कि किसी का गलती से नाक कट गया गांव में, तो गांव के लोग उसको नकटा कहने लगे। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई नाक कटने से भगवान दिखते हैं, वो भगवान नाक आगे आ जाती थी इसलिए मुझे भगवान दिखने लग गया। तो 5, 6, 8, 10 लोगों ने गांव में और कटवा लिया। अब किसी ने उसको नकटा कहना सबने बंद कर दिया। तो ये तो मजाक की बात हुई। सीरियस बात में अगर आपको मन में विश्वास है, आत्मविश्वास है कि मैं कामयाब हूँगा या कामयाब होंगी डिस्पाइट दिस चैलेंज ऑफ बीइंग एथिकल इन ए अनएथिकल वर्ल्ड, पूरी कायनात लग जाती है आपकी मदद करने के लिए अगर आपको अपने ऊपर विश्वास हो। ये तो मैंने ये 1 साल से तो ये DSC शो कर रहा हूँ, इसमें भी मैंने तजुर्बा ये देखा। बहुत सी मेल आती हैं, हफ्ते की 1000-1500 मेल्स आती हैं, कुछ 60-70% का जवाब देता हूँ, 20-30% ऐसी भी होती है जिसका जवाब कुछ बनता नहीं है मेरे से भी। कि किसी ने लिखा कि मैं अब 10वीं क्लास पास कर ली, अब आगे क्या करूं। अब उसका इतनी 1 लाइन का मेल का जवाब तो बड़ा कठिन है। मैं ज़िंदगी में कामयाब नहीं हूं, आप बताओ क्या करूं। अब मुझे उसके बारे में बेचारा वो मेल तो लिखता है कहीं से, अब मुझे पता भी नहीं कि कहाँ का रहने वाला है, क्या है, कितनी उम्र है, क्या बताएं उसका। तो पर फिर भी जहां मुझे जवाब नहीं बनता वहां मैं लिखता हूं भैया अपने आप पे भरोसा रख के आगे बढ़ो। कुछ लोगों के जवाब आते हैं कि हाँ हमने ऐसा किया, हम कामयाब हुए। देयर इज सम सक्सेस स्टोरी आफ्टर समबडी वाचिंग दिस DSC शो, मे बी यू लाइक टू वॉच। राजस्थान के हनुमानगढ़ शहर में रहने वाले उमंग वालिया
एक नामी एग्रीकल्चरल कंपनी में बतौर रीजनल मैनेजर काम करते हैं। काम के बोझ के चलते इन्हें निजी जिंदगी में हर काम हड़बड़ाहट में करने की आदत सी हो गई थी और इन्हें बेसब्र होने का खामियाजा भी उठाना पड़ा था। लेकिन धीरज जीवन में कितना जरूरी है ये इन्होंने तब समझा जब डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो देखने की शुरुआत की। इसको देखने के बाद मैंने 2-3 चीजें और नोट करी कि पेशेंस रखना है, आपको कूल माइंड रहना है, आपको तरीके के साथ आपको मार्केट में जाना है, आपको मतलब अपने आप को अर्जिशन नहीं दिखाना है, फ्री माइंड से आपको काम करना है, जिससे कि आपका सामने वाले पे आपको आपकी बात उसकी सुननी है, आपको सामने वाले को भी आप समझ सकें, वो भी आपको समझ सकें आप क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहा है और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, किस तरीके का हम लोग उसको बेनिफिट्स दे सकते हैं। तो वो सब चीज़ें मैंने उनको प्रोवाइड करवाई मेरी कंपनी की तरफ से, तो हम लोगों ने अच्छा वहाँ पे हम लोग राइज कर रहे हैं सर अभी। डॉक्टर चंद्रा की बातें मानकर जिंदगी बेहतर हो रही थी, लेकिन उमंग का सपना तब सच हुआ जब इन्हें खुद जयपुर में डॉक्टर चंद्रा से मिलने का मौका मिला। मैं इस शो में जयपुर में मैंने इसको मैं प्रेजेंट था इस शो में। मैंने काफ़ी अच्छा उनसे एक क्वेश्चन पूछा था, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रिग्रेट के ऊपर, तो मैंने उनसे पूछा था कि ऐसा आपको कभी ऐसा लगा कि किस तरह का आप रिग्रेट आपके लाइफ में ऐसा हुआ है, तब उन्होंने मुझे बताया कि मैं इससे बहुत आगे निकल चुका हूँ। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने उसके बाद से जो भी पीछे हो गया गलत हो गया उसका पछतावा करने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। आज उमंग न सिर्फ अपने काम में सफल है बल्कि अपनी निजी जिंदगी में भी बेहद खुशहाल हैं और हमें यकीन है कि सही नजरिए और मार्गदर्शन से ये सफलता के कई और परचम लहराएंगे। So these are kind of thing which people are taking from this show. I hope something comes at you also. Ethics is something which should be good for humanity as a whole. Then is there a book for ethics? If you go for our personal characters, then everyone is different. आपकी बुक अपने पास है, आपके अंदर है, बाहर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो काम मुझे केवल मेरे हित में ना हो और सबके हित में हो, वो सबसे बड़ा एथिकल बिहेवियर है। सबके हित में जो चीज होगी वो सबसे बढ़िया होगी, वो कोई उसमें दो राय नहीं है। बिजनेस में आप देखेंगे आगे जाके, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप किसी के साथ करते हैं, अगर वो विन विन कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लास्ट करेगा लॉन्ग। अगर वो वन साइड विनिंग होगा, दूसरा सामने वाला दबा के आपसे जबरदस्ती हाँ करा ले, आप थोड़े दिन में उससे निकलने की कोशिश करोगे। सो विन विन सिचुएशन हैज टू बी क्रिएटेड एवरीवेयर। उसी का दूसरा नाम है कि यू वर्क फॉर ह्यूमैनिटी एज अ होल। फिर एक सवाल मुझे ध्यान में आया कि हाउ डज इट हेल्प मी इन माई प्रोफेशन टू बी एथिकल। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यू विल बी अ हैप्पियर पर्सन। जब आप काम ठीक कर रहे हैं तो यू विल बी हैप्पियर पर्सन, और हैप्पी पर्सन is always more successful, lives longer and makes your surrounding also happier. And जब आप सक्सेसफुल एथिकल बिहेवियर से काम करते हैं, चाहे किसी भी माहौल में करते हो, अपना खुद का प्रोफेशन करें चाहे किसी के साथ नौकरी करते वक्त करें, अगर उसका ज़्यादातर लोग करने लगेंगे तो वो बिजनेस, वो डिपार्टमेंट, वो प्रोफेशन कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। कामयाबी की तरफ बढ़ेगा तो आपके बायोडाटा में भी आ जाएगा, यू वर्क फॉर सच एंड सच सक्सेसफुल कंपनी। आपकी कीमत और नेचुरली मार्केट में बढ़ती चली जाएगी। चेंज मेकर हमारे पास और भी बहुत हम रिकॉर्ड करते रहते हैं। 1 मिनट के लिए वो देखते हैं, फिर दीपक को बुलाएंगे। हौसले बुलंद हो तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। जम्मू के डोडा जिले की सबा हाजी की कहानी भी हौसले से नामुमकिन को मुमकिन करने की कहानी है। सबा अपने इलाके के लोगों में इल्म की रोशनी बांटने का सराहनीय काम कर रही हैं।
दुबई में रहने वाली सबा अक्सर छुट्टियों में अपने परिवार के साथ डोडा आया करती थी। यहाँ के बच्चों में शिक्षा की कमी देख हाजी परिवार अक्सर दुखी होता था और 2009 में इस परिवार ने इन बच्चों की मदद करने का फैसला लिया। अपने परिवार की इसी सोच को आकार देने सबा एक नामी मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़ डोडा पहुंच गई। हमें पता था कि गांव में 2-3 डेकेड से पढ़ाई बिल्कुल बंद थी बिकॉज ऑफ मिलिटेंसी, आर्मी का प्रेजेंस था, सब कुछ, एवरीथिंग वाज क्लोज्ड। तो यहाँ पढ़ाई तकरीबन थी नहीं, नोबडी न्यू एनीथिंग एंड वी वांटेड टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक लेवल। हमने सोचा केजी से एक स्कूल शुरू करेंगे, अपने अंडर सुपरविजन, छोटा स्कूल, कम बच्चे और उन्हीं को बहुत अच्छी तरह से अच्छे स्टैंडर्ड से पढ़ाना शुरू करेंगे। दरिया चिनाब के किनारे बसे एक जिले में हाजी पब्लिक स्कूल की शुरुआत हुई। सबा एक प्राथमिक स्कूल जहां सबा की सोच के अनुसार मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, डिसिप्लिन है और बच्चे रोज इस स्कूल में आना भी चाहते हैं। जब हम देखते हैं अपने बच्चे, हमारे बहुत कॉन्फिडेंस इनमें आ गया है, काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस आ गया है। और बाकी भी ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई स्कूल के अंदर ही नहीं, उनको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चे की जो चाहिए होती है उसके लिए हम बहुत कोशिश करते हैं। 2 कमरों से शुरू हुआ हाजी पब्लिक स्कूल आज एक बड़ी इमारत में तब्दील हो चुका है। यहाँ अलग अलग गाँव से 200 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और बच्चों की बढ़ती संख्या देख सबा ने अपने स्कूल की 2 शाखाएं भी खोल दी है। जी सर, बहुत फायदा है। हाजी पब्लिक स्कूल का बहुत फायदा है। क्या क्या फायदा है सर? बच्चे भी ठीक ठाक पढ़ाई इसमें ठीक ठाक, बाहर से मास्टर रहते ठीक ठाक, ये मैसेज देते हैं, बाहर से आते हैं। बाहर मेरे ख्याल यही है, बाहर के लोग भी यहाँ बच्चे लाएंगे, पढ़ेंगे ठीक ठाक। हाजी परिवार ने जो ज्ञान का प्रकाश इस जिले में फैलाया, उसके तेज से कई जिंदगियां रोशन हो रही हैं। अब सबा का इरादा है एक कॉलेज खोलने का। सबा के जज्बे को देखकर हमें लगता है कि उनके लिए ये मुकाम हासिल करना भी मुश्किल नहीं होगा। अगर आप भी कर रहे हैं कई जिंदगियां रोशन, तो हमें अपनी कहानी लिख भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है clubdsc@zmedia.slgroup.com। हम बटोरेंगे आपके लिए देश भर से सराहना। सो ये देखा आपने, एक लड़की ने कैसे कुछ चेंज मेकर बने। तो मेक पीस विद योर पास्ट सो इट वोंट मेस अप द प्रेजेंट। ये कहावत दीपक के ऊपर पूरी चरितार्थ होती है। दीपक जी आइए यहाँ, स्वागत कीजिए दीपक जी का। आज दीपक जी आप 45 वर्ष के हैं और आपसे जो गलती हुई, किसी का जिसका इन्होंने मर्डर किया, वो बहुत इनके परिवार को, आसपास के लोगों को भी परेशान करते थे, जो भी कारण रहा होगा, कि गलती तो गलती थी। आपको कैसा क्या हुआ जो लाइब्रेरी में आपने पढ़ा जिससे आपने अपने आप को बदला? जेल जाने के बाद वहाँ पर बहुत से क्रिमिनल्स मिले, हार्डेंड क्रिमिनल्स भी थे। उन लोगों ने कहा कि अक्सर क्या होता है कि जो मर्डर केस में लोग जाते हैं उनका बहुत सम्मान होता है जेल में। मैं जब गया तो मुझको भी बुलाया गया। वहाँ जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स बंद थे उस समय, उस जमाने में छोटन शुक्ला हुआ करते थे, ये लोग बंद थे। ऐसे और किशोर जवान सिंह लोग जो अभी बहुत ऊपर पहुँच गए हैं, ये लोग भी थे। इन लोगों ने बुलवाया मुझे, कहा कि आप मेरे लिए काम कीजिए, आप जब मेरे लिए काम करेंगे तो बहुत कुछ फ़ायदा होगा, हो सकता है आप विधायक बनेंगे, एमपी बनेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। क्या आपका कहना ये है कि तो जो क्रिमिनल हैं वही एमपी और एमएलए हैं? जैसा उन्होंने बताया कि मतलब जो है मेरे साथ काम कीजिए, कि उनको काम करने के लिए आदमी चाहिए था। तो अक्सर मर्डर केस वाले को ही चुनते हैं कि भाई हाँ लड़का चाहिए, यंग लड़का मिले जिसमें हिम्मत हो, जो कुछ करके आया हो, कुछ कर सकता है मेरे लिए। हम अंडरवर्ल्ड के डॉन बन के बैठे रहेंगे, लड़के मेरे लिए काम करेंगे। तो उन्होंने मुझे समझाया बहुत कुछ। तो एक दिन मैं उदास था, ऐसे बैठा था जेल में, तो अचानक वहाँ की लाइब्रेरी थी, उसी लाइब्रेरी में गया तो एक किताब पढ़ा। उस किताब में मैंने पढ़ा कि आदमी 2 तरह की मौत मरता है। एक मौत पंख की मौत होती है, एक पहाड़ की मौत होती है। पंख की मौत वो होती है कि मरने के बाद भी लोग उसको गाली देते हैं। पहाड़ की मौत वो होती है कि मरने के बाद भी लोग उसको याद करते हैं। इसी बीच में जेलर ज्वाइन किया वहाँ मिस्टर मनोज कुमार सिन्हा, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि देखिए ज़िंदगी यहीं समाप्त नहीं होती, ज़िंदगी आगे भी जीनी है, इसलिए आप अपनी ज़िंदगी के लिए आगे कुछ कीजिए।
तो उन्होंने मुझको बताया, मैंने पूछा उनसे क्या मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा लॉ कर लीजिए। मैंने फिर लॉ किया तो इनको लॉ की परमिशन करने की मिली। लॉ कॉलेज में जाते थे, 4 पुलिस वाले साथ में रहते थे। वहाँ पे लॉ कॉलेज में भी शुरू में लोग डरते थे कि यार मर्डर है ये, बीच में लॉ करने हमारे बीच में आ गया। तो खैर जैसे लॉ किया और जब अच्छे व्यवहार से 6 साल पहले छूटे और छूट के जब इन्होंने देखा बाहर जब आए तो आपके साथ क्या हुआ, आपको क्या लगा वहाँ? तो बाहर जब आए तो बहुत से लोग मुझसे मिलने आए थे, तो उसमें देखता कि कुछ बच्चे आते थे और आ करके झांक के चले जाते थे, मेरे पास आते नहीं थे। तो और बाकी लोग बैठे हुए, तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा भाई ऐसा करो, आप जरा से पता करो कि बच्चे क्यों आकर के भाग जाते हैं। तो उसके बाद जब वो गया पता करने के, तो बच्चे बताए कि ये खूनी हत्यारा है ना। तो मैंने उसी समय सोचा कि नहीं, तो मैं इन बच्चों के लिए छोटा सा स्कूल स्टार्ट करूंगा इसी गांव में, और बच्चों को मैं प्यार से समझाऊंगा कि बताऊंगा, वही बच्चे प्यार से मेरे पास आएंगे। मैंने वही संकल्प लिया और तब मैंने संकल्प आपने मन ही मन लिया। और उसके बाद कल होकर के मैंने लोगों से राय विचार किया, अपने गार्जियन से पूछा। तो छोटी ज़मीन थी, एक छोटा सा प्लॉट था 2 कट्ठे का, मैंने उसमें एक स्कूल स्टार्ट किया उन बच्चों के लिए। तो हालांकि बहुत से गार्जियन तो डरते थे बच्चों को देने में कि भाई ये तो अब जेल से आया है, क्या इस बच्चों क्या पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा, पता नहीं कौन सी पढ़ाई पढ़ाएगा, जेल वाली पढ़ाई पढ़ाएगा कि यहाँ वाली पढ़ाई पढ़ाएगा। लेकिन फिर भी कुछ गार्जियंस ने हिम्मत किया, 73 स्टूडेंट्स को हमने जमा किया, 73 बच्चों से हमने स्कूल स्टार्ट किया। और ऐसा हुआ कि नेक्स्ट सेशन में जब रिजल्ट अच्छा हुआ तो वो जो बच्चे झांक के भाग जा रहे थे उन बच्चों का भी एडमिशन हुआ। और वो बच्चे जब आए तब ऐसा हो गया कि उन बच्चों में ये होड़ लगी रहती थी कि पहले मैं पैर छूंगा सर का, तो पहले मैं पैर छूंगा। जिन बच्चों ने तो मुझको लगा कि अब मैं सफलता मुझको मिल गई, क्योंकि वो बच्चे जो मुझसे डर से भाग रहे थे, मुझको खूनी हत्यारा समझ के, आज जो बच्चे प्यार से मेरे पास आ रहे हैं और मेरा पैर छू रहे हैं, अब मैं मंजिल में मिल गई। इसलिए असंभव कुछ नहीं। गुण बरे एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहदी में जैसे लाली हो, बर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। तो प्रयास तो करना पड़ता है इंसान को। बहुत अच्छा। आज आपके पास कितने बच्चे हैं वहाँ? लगभग 400 बच्चे हैं मेरे पास आज उस इलाके, 400 बच्चे। हालांकि छोटा सा स्कूल है वो, मतलब जो है बहुत दिक्कत होती है, उसमें कोई सहायता कहीं से मिलती नहीं है, सरकारी सहायता भी नहीं मिल पाई। सरकार के पास गया, सुन के हंसी आएगी, मैं जब मुख्यमंत्री जनता दरबार में गया तो उन्होंने मेरे एप्लीकेशन को डीएम वैशाली को भेज दिया। डीएम वैशाली ने मेरे एप्लीकेशन को जीएमडीआईसी को भेज दिया। जीएमडीआईसी बुलवाए मुझको, कहे कि अच्छा बताइए कि आपका विद्यालय उद्योग की श्रेणी में आता है। हम उससे तो श्रीमान डीएम साहब से पूछा जाए कि डीएम साहब कैसे भेज दिए, जीएमडीआईसी को मेरा एप्लीकेशन भेज दिए हैं, अगर उनको हो सकता है उनके समझ कि विद्यालय उद्योग की श्रेणी में आता हो तो उनसे पूछा जाए। तो ये स्थिति है बिहार सरकार की, मतलब जो है विद्यालय के एप्लीकेशन को भेज दिया था उद्योग। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अब चुनाव का माहौल है, इसलिए बोलना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन सच में जो मैं तो ये बात सुन के हैरान हूँ। ये मुझे पहले नहीं पता था कि इतना जो एक व्यक्ति इस बैकग्राउंड से आके और समाज का काम कर रहा है, उसको भी आप मतलब इनसेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता नाम की चीज़ बिहार के राजनेताओं में दिखने को कमी है। इतना ही कहूँगा, जो कि संवेदनशील हुए बिना तो प्रगति नहीं हो सकती। एक तो पहले बात कहूँगा कि आप को जो ज़रूरतें हैं कोई कंप्यूटर वगैरह की और की, तो हमारे डीएससी शो को लिखिए, हम वहाँ से आपको मदद करवाएंगे। ये रिसेंटली मेरे ध्यान में आया, हिंदुस्तान टाइम्स में 14 जुलाई 2013 को एक सर्वे छपा। उसमें वो लिखते हैं कि 52% वर्किंग प्रोफेशनल अपने काम को एंजॉय नहीं करते हैं, 52%। और उन्होंने ये लिखा कि दे डू नॉट लुक फॉरवर्ड टू ए न्यू चैलेंज इन द वर्क प्लेस। ये मेरे लिए भी एक बड़ी अजीबोगरीब बात निकल के आई, क्योंकि जब भी किसको इंटरव्यू करके देखते हैं हम, कोई जॉब के लिए इंटरव्यू करते हैं,
हर एक आदमी 99% कहता है सर आई एम लुकिंग फॉर ए न्यू चैलेंज इन द लाइफ। सबसे पहले उनका सेंटेंस ये, बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड एज वेल एज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर feel that the wasting time at the workplace is a acceptable thing। दफ्तर में जाके काम नहीं करके चाय पीते रहना, सिगरेट पीते रहना, गपशप करते रहना साधारण बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ये एथिक्स का आज की पैरामीटर जो साज में आया, इसलिए बताना जरूरी था। अब प्रश्न आता है कि व्हाट आर द नेगेटिव्स ऑफ पुअर एथिक्स। सबसे पहला तो रिजल्ट उसका होता है कि पुअर एथिक्स ओनली स्टार्ट ब्रीडिंग करप्शन। चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट में एथिक्स ना हो, चाहे राजनेता में ना हो, चाहे प्राइवेट कंपनी में ना हो, कहीं भी हो, वहाँ पे करप्शन शुरू हो जाती है। चाहे वो करप्शन कैसी हो, HR मैनेजर है, वो आपसे कहेगा तेरा प्रमोशन नहीं करूँगा, नहीं तो शाम को डिनर खिला, दारू पिला, ये भी तो करप्शन है। वहाँ से लेके तरह तरह की करप्ट प्रैक्टिसेस शुरू होती हैं। और मुझे नहीं लगता कि हम जितने लोग हैं यहाँ कहीं ना कहीं करप्शन का शिकार हुए होंगे, ज़रूर नहीं हुए होंगे तो आगे ज़रूर होंगे। ये ध्यान में रखिए कि करप्शन कोई मेरा मुद्दा नहीं है, ऐसा सोच के नहीं चलना चाहिए। और यहाँ तक कि मुल्क की इकोनॉमी खराब हो जाती है इसकी वजह से। करप्शन के इंडेक्स बने हुए हैं, वर्क एथिक्स के भी इंडेक्स बन गए हैं अभी। पिछले दिनों 2011 में जब हमारे टाटा मोटर्स, भारत की कंपनी, उन्होंने जैगुआर और 2 ब्रांड वहाँ इंग्लैंड में खरीदे, वो फैक्ट्री उनकी वहीं है, तो रतन टाटा ने वहाँ लंदन में बोल दिया कि ब्रिटेन में वर्क एथिक्स नहीं है, इतना क्वालिटी ऑफ वर्क एथिक्स नहीं है। हालांकि बवाल मचा बहुत वहाँ पे, लेकिन उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की इकोनॉमी इसीलिए नीचे जा रही है कि यहाँ वर्क एथिक नहीं है, तो कंट्रीज भी नीचे जा सकते हैं। और जहाँ पे वर्क एथिक्स की कमी होती है वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट भी कोई नहीं करता है जल्दी से। पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री को कहना पड़ा इंडियन बिजनेसमैन को भी बुला के कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करो, जो अड़चने होंगी मैं दूर करूँगा। क्योंकि इंडियन बिजनेसमैन ने भी पिछले 10 सालों में जो हुआ देश में, उसमें इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया था। तो ये और जब जहाँ स्लम आता है वहाँ पे वर्क एथिक इम्प्रूव होती है। 2008 में पूरे विश्व में जब स्लम्प आया, रिसेशन आया, उसमें वर्क एथिक वापस बढ़ा क्योंकि लोगों को डर लगने लगा। डर से भी एथिक्स आ जाती है कई बार, जो कि नेगेटिव बात है, होना नहीं चाहिए ऐसा। सर आपकी बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, पर जैसा आप कहते हैं कि एथिकली चलो, बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां अगर हम एथिक बेस्ड काम करेंगे तो काम होगा ही नहीं। या तो लोग घूस लेने के लिए आगे बढ़ेंगे या फिर एथिकली चले तो हमारा अपहरण ही कर लेंगे। ऐसे में क्या किया जाए? ये हमने तो देखा है पूरी जिंदगी के तजुर्बे में कि यथा राजा तथा प्रजा, इस बात को मानेंगे कि नहीं? तो और प्रजा, आज के प्रजातंत्र में तो प्रजा चुनती है। तो बिहार को तो मैं तो एक ही बात कहूँगा, मैं ये नहीं कहता किस पार्टी को, किसको, ये वो सब, लेकिन अपना जाति पात छोड़ के ठीक से आदमी को चुनिए, चाहे भले किसी भी पार्टी का हो। ऐसे आदमी को 5 आदमी कैंडिडेट हैं आपके सामने, उसमें से ऐसा चुनिए जो ठीक काम करे, जिसका बैकग्राउंड अच्छा हो। ऐसा ना हो जो दीपक जी देख के आए कि भैया तुम आ जाओ हमारे साथ काम करो MLA भी बना देंगे, MP भी बना देंगे, जेल में जाके आए तो एडिशनल क्वालिफिकेशन हो गई। अगर दबंगई से कोई वोट लेना चाहे मत दीजिए, यही कह सकता हूँ, तभी आपकी समस्या हल हो सकती है। सर मेरा क्वेश्चन है कि जीवन में हम लोग बहुत सारी परेशानियों से गुजरते हैं। अभी जितना इन्वायरमेंट कॉम्पिटिटिव है, चैलेंजिंग है, तो हम लोग एक चीज़ को करते तो दूसरा पीछे छूटता जाता है। तो हम लोग इन सबको कैसे एक सामंजस्य स्थापित करें इन सारी चीज़ों को लेके, जिससे हमें हर चीज़ में खुशी मिले। क्योंकि अगर हम लोग कॉलेज में हैं अभी, तो पेरेंट्स से इतनी अच्छे से बात नहीं हो पाती है, तो वो चीज़ होता है कि डीमोटिवेटेड हो जाता है इंसान। तो ये सब चीज़ों को लेके फ्रस्ट्रेशन आती है। तो हम लोग एक कैसा अपने आप को एक रास्ता दिखाएं जिससे हम लोग लाइफ में हर चीज़ को अचीव कर पाए। नूपुर, इसका एक ही रास्ता है जो मुझे समझ में आया
इतने सालों के तजुर्बे के बाद, अपने आप का माइंड कंडीशन करिए कि आई हैव ओनली 24 आवर्स टू लिव, उसके बाद मैं नहीं रहने वाला हूं। तो आप समय का ठीक सदुपयोग करेंगे, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपनी प्रायोरिटीज तय करेंगे, उसी के मुताबिक काम करेंगे। एक दिन करके देखिए, मन में सुबह उठने से पहले, रात को उठने से पहले ये करिए, कल सुबह से 8 बजे से परसों सुबह 8 बजे तक 24 घंटे ही मेरे पास हैं जीने के लिए। आप देखिए एक दिन में कैसा तब्दीली आती है। सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग अभी एथिक्स पे बात कर रहे हैं, तो अगर मैं कुछ गलत करती हूँ या मुझे पता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, तो मेरा सेल्फ सेटिस्फैक्शन लेवल लो हो जाता है। मैं सोचती हूँ कि मैंने कुछ गलत किया और मैं इस वजह से अनहैप्पी रहती हूँ। बट आसपास के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग गलत कर देते हैं, बट उनको इस चीज से फर्क भी नहीं पड़ता और वो लोग खुश भी रहते हैं। गलत काम करके खुश आदमी रह नहीं सकता। वो जानवर प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, वो नहीं सोचेगा। जो सोचने वाला है वो तो जानेगा कि मैंने गलत किया है, और गलत किया तो खुश हो ही नहीं सकता। जैसे यूथ का एग्जांपल लिया आपने, आज का यूथ स्मार्ट वर्क करता है, बट वो स्मार्ट वर्क में, उस रैट रेस में हम समझ नहीं पाते व्हाट इज अनएथिकल एंड व्हाट इज एथिकल। तो तब हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, वो फाइन लाइन कहाँ पे आएगी जो हमें स्टॉप करे और हमें पता चले कि वो एथिकल वे हमें में जाना है या अनएथिकल वे में। आपको एक ही से पूछना प्रश्न कि जो मैं कर रही हूँ क्या ये सबके हित में है या केवल मेरे हित में है? इतना प्रश्न पूछ लीजिए, आपसे अनएथिकल काम होगा ही नहीं। करके देखिए, रास्ता कठिन है लेकिन कामयाब होंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जर तुम्हाला डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो मध्ये सहभागी होण्याची इच्छा असेल तर आम्हाला SMS करा, DSC स्पेस द्या, तुमचं नाव टाईप करा आणि पाठवा 57575 वर। तुम्ही ईमेलही करू शकता dsc@zmedia.slgroup.com वर। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।